अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी मेजर जनरल अश्वनी शिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। सर आज दो तीन चीजों पे आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो सीरिया की जो सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे, बांग्लादेश पे भी करेंगे, लेकिन शुरू पाकिस्तान से करेंगे। आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों जो कुछ यहाँ पे जिस तरीके से इमरान खान के सपोर्टर्स आए और उसके बाद जो उनको रोका गया, कंटेनर्स लगे। क्या लगता है आपको कि आखिर क्यों ये सिचुएशन पाकिस्तान में संभल नहीं पा रही है? हाँ देखो, ये सच्चाई आरजू की जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि इमरान खान एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और उनको जेल में डाला गया है और उसके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस हैं। एक दो केस में जब उसको बेल मिलती है तो फिर दूसरे केस को अंदर डाल देते हैं। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है और डीप स्टेट चाहती है। जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे तब इमरान खान को इसका फायदा हुआ था। इमरान खान को सभी बोलते थे कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और यही इस बार हुआ, जो इलेक्शन हुए इस बार झुकाव जो था फौज का वो पीएमएलएन की तरफ था, नवाज शरीफ की पार्टी का। और इसी प्रकार से क्योंकि इसके बावजूद भी जो लोगों ने वोट किया वो अभी भी पक्ष किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है। मगर उसका आपको पता है कि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, उनका पार्टी सिंबल भी छीन लिया था। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे मगर सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उभर के आए थे वो पीटीआई के थे, मगर उनको मौका नहीं दिया गया और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और पीएमएलएन ने जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। तो अब सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से इमरान खान को जेल के अंदर बंद करके रखा गया है, एक के बाद एक केस उसके ऊपर लगाया गया है, तो लोग जो हैं वो भी इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं। और हो क्यों रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो बहुत ही नाजुक है। आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जो मैक्सिमम सीट लेकर आया है वो आज की तारीख में उनका जो लीडर है इमरान खान जेल में है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है। 212 बिलियन डॉलर कहते हैं अब कर्जा पहुंच गया है पाकिस्तान का। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो रुपी है वो 77% गिर गया लास्ट 2 साल के अंदर। फॉरेन रिजर्व है घट के अभी 5-6 बिलियन डॉलर, कुछ बड़े हैं इसमें कोई शक नहीं, मगर अभी भी 7 बिलियन डॉलर के करीब हैं जो 15 दिन का इंपोर्ट नहीं देख सकता। और आप देखें कि इंपोर्ट जो है पाकिस्तान के बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही और जो एक्सपोर्ट है वो ना के बराबर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि काफी अच्छा करती थी कि जमाने में वो भी ठप पड़ी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद का बढ़ना, जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तरीके से जड़ बिछा रहा है। जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बोल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा उसने अभी फौज के साथ फौज की भी कैजुअलिटी की, सिविलियंस की भी कैजुअलिटी की। और ये भी कोई शक नहीं कि उनकी जो बेसिस हैं वो अफगानिस्तान में है। इसी प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो भी बहुत सक्रिय है बलूचिस्तान में, जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, मगर उसका से भी मुठभेड़ में काफी सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल है। तो सच्चाई यह है कि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना। और ऐसे में जिस प्रकार से इमरान खान की पार्टी वो आर पार की लड़ाई लड़ रही थी, ऐसा लगता था कि इस बार कुछ ना कुछ होगा। जिस प्रकार से वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़े थे, मगर जिस तरीके से बढ़े थे उसी तरीके से वो हुआ कुछ नहीं। कि अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने किसी तरीके से उनको हैंडल कर लिया। और जिस प्रकार से रात को इनके ऊपर अटैक हमला किया गया और लाइट बंद करके, इसके बाद जैसे कहते हैं फुस हो गया काम। तो ये सच्चाई है कि सिचुएशन अभी भी वोल्टाइल है, अंडर करेंट्स बहुत हैं। हाँ, ये ठीक बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ डिवीजन आया है। बुशीरा बीबी जो इमरान खान की पत्नी है वो मुझे लगता है सेंटर स्टेज होल्ड कर रही है, मगर आपस में सब एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं है। मगर इसके बावजूद भी आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंटली कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ना के बराबर है। और इसी प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस है और आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। आरजू।
जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन मैंने आपसे इसीलिए बात की क्योंकि ज़ाहिर है कि भारत की तरफ से भी एक नज़र जो है वो रखी तो जाती है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सर सीरिया की बात करें अगर, कैसे देखते हैं आप उसकी सिचुएशन को इस वक्त? देखो सीरिया की जो सिचुएशन और जो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि ये सिचुएशन जो है स्टार्ट हो रही है 2011 से। अगर आप देखें जब कि अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था और पूरे मिडिल ईस्ट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की बात थी, मोनार्की को बंद करने की बात थी, तो ये हर जगह ये स्टार्ट हुआ अरब स्प्रिंग, काफी कहीं जगह सक्सेसफुल हुआ। मगर जब सीरिया की बात आई तो सीरिया के अंदर जो असाद जो 2000 से रूलर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वहां के सीरिया के, उन्होंने इस अरब जो स्प्रिंग था इसको कुचल दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जो कुचलने के बाद जो लोग थे जो चाहते थे डेमोक्रेटिकली इसको एक प्रकार से हराना चाहते थे, उन्होंने उनको जो है सपोर्ट किया अमेरिका ने। और ऐसे में हुआ क्या कि असाद ने जो एक अरब स्प्रिंग की तरह 2011 में सीरिया में आया था उसको कुचला, उससे कुछ न कुछ डिटेक्टर पैदा हुए, उनको सपोर्ट किया अमेरिका ने। और अमेरिका को करने के बावजूद और उन्होंने काफी कुछ धीरे धीरे सीरिया को कब्जे में लिया था। जो अलेप्पो टाउन अभी है वो भी कब्जे में ले लिया था, जो कि सेकंड लार्जेस्ट टाउन है, जो कि इकोनॉमिक हब सेंटर है सीरिया का। मगर उसको 2016 के अंदर वापस ले लिया था सीरियन फोर्स ने। तो अब हो क्या रहा है कि सीरिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक बॉम्बशेल है कि जिसके अंदर अलग अलग एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स हैं। अब सीरिया गवर्नमेंट के साथ कौन खड़ा है? अब जो सीरिया गवर्नमेंट है उसके साथ खड़ा है ईरान, उसके साथ खड़ा है रूस, और जो रेबल्स हैं जिन्होंने अब हमला किया 2016 के बाद, जब वापस ले लिया था एक प्रकार से गवर्नमेंट के लड़ाकुओं ने अलेप्पो को, उसके बाद कुछ तक लल पीरियड चल रहा था। 2016 के बाद काफी ऐसा लगता था कि एक प्रकार से शांति का माहौल है। मगर अब जब दोबारा स्टार्ट हुआ है और अब जो रेबल्स हैं उन्होंने अलेप्पो टाउन को दोबारा जीत लिया है, इदलिब पहले ले रखा था, तो ऐसे में एक सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। तो रेबल्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है टर्की कर रहा है, और यूएस कर रहा है, इजराइल कर रहा है, सऊदी और यूएई भी उनको हेल्प दे रहे हैं। और इजराइल जो है अब बम्बार्डमेंट भी कर रहा है, सुनने में आया, आईडीएफ जो है इजराइल डिफेंस फोर्स। तो इसका मतलब कि पूरा वर्ल्ड एक प्रकार से डिवाइड है अगर आप देखें सीरिया को। और सीरिया एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, अगर वो फूटता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखेंगे शांति जो सोचते हैं कि आ जाएगी, वो कभी नहीं आ पाएगी। उसकी वजह क्या है? देखो आपको पहले सोचते हैं कि जो सीरिया है इसके अंदर जो सीरियन गवर्नमेंट के साथ जो खड़ा हुए हैं वो खड़े हुए हैं ईरान और रूस। अब रूस जो है अपना जो एक प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, और ईरान जो है अभी लड़ाई लड़ रहा है बेसिकली इजराइल के साथ और अपने जो प्रॉक्सीज को मदद कर रहा है। तो यही समय सिलेक्ट किया गया कि जबकि ईरान और रूस इन्वॉल्व हैं अपने लड़ाइयों के अंदर, ये असली मौका होगा जबकि आप सीरियन गवर्नमेंट वीक होगी क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी रूस से और ईरान से, इसलिए रेबल्स ने हमला किया। जो रेबल्स बैक्ड हैं बाय यूएस, और आपके जैसे मैंने बताया कि वो टर्की से भी हैं, और उसके बाद उनको एक प्रकार से मॉरल सपोर्ट और काफी पैसे की मदद सऊदी और यूएई भी कर रहा है, और इजराइल ने। तो ये एक प्रकार से मौका देखा उन्होंने कि अब रूस उसकी मदद नहीं कर पाएगा, रूस खुद इन्वॉल्व रशिया यूक्रेन में, और किसी तरीके से जो ईरान है उसके भी जो है एक इन्वॉल्वमेंट मिडिल ईस्ट में है, और वो भी इतना मदद सीरिया की नहीं कर पाएगा सीरियन गवर्नमेंट। इसलिए ये समय सिलेक्ट किया, और अब एकदम सिचुएशन जो है वो काफी नाजुक हो गई है। अब जो रोल आता है टर्की का क्या रोल है? देखो टर्की का दो तरीके से रोल है। एक तो टर्की जो कर्दिश हैं वो उनके अगेंस्ट है। दूसरा जो टर्की है वो एक खलीफा बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो सुन्नी है, और ये जो सीरिया का जो रूलर है शिया,
तो किसी तरीके से वो इस पे कब्जा करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। टर्की जो है उसका अपना इंटरेस्ट है और यूएस का अपना इंटरेस्ट है, वो एक प्रकार से इस इलाके के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। सऊदी और यूएई भी, और टर्की खलीफा बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का। तो और जो रूस है वो इसको हेल्प कर रहा था सीरिया को, क्योंकि इसके साथ इसका ट्रेड था, उसके पास उसके ऑयल गैस जो है वहां से दी जाती थी सीरिया को, एक प्रकार से वो एक पार्टनर था। तो अब अगर आप देखें आरजू, एक सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, एक मिनी वर्ल्ड जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है सीरिया में बिनस्बत दूसरे इलाके में। अब जहां शांति की बात चल रही है, कहीं ना कहीं इजराइल हिजबुल्लाह का अभी समझौता हुआ है, कितने देर रहता है वो तो समय बताएगा। इसी प्रकार हो सकता है इजराइल और हमास के बीच में भी कोई बातचीत हो। ऐसे में सीरिया एकदम जो सिचुएशन वोल्टाइल होना, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होना, मुझे लगता है कि वो काफी ऐसा लगता है चिंता का विषय है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर सीरिया एक्टिवेट होगा तो इसके अंदर आपको बताया कि कितने एक्टर्स एंड कैरेक्टर दोनों तरफ है आरजू। लेकिन सर इसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो अब प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, उनका क्या रोल है? आपको लगता है कि वो कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकेंगे? देखो, पॉजिटिव रोल सीरिया के अंदर तो मुझे लगता है कि उनका समय बताएगा क्या है, क्योंकि अमेरिका का जो रोल है वो यही रहा है कि जो सीरिया की गवर्नमेंट है असाद की, वो अनपॉपुलर है, अनडेमोक्रेटिक है और उसको जाना चाहिए। और रेबल्स जो हैं उनको जो दबाया गया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए। तो वो यूएस तो हरदम जो है सपोर्ट करता रहा है रेबल्स को। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का तो नजरिया यही रहेगा। गवर्नमेंट बदलने से, रिपब्लिकन के आने से, डेमोक्रेट के बाद मुझे लगता नहीं कोई खास चेंज होगा। मगर क्या चेंज होगा ग्राउंड पे, वो होगा आपका इजराइल हमास और इजराइल और हिजबुल्लाह और ईरान। जिस प्रकार से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और उसने बोला है कि उसके आने से पहले जो होस्टेजेस हैं उनको वापस दे दे हमास, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी हमास पे। मुझे लगता है ये एक प्रकार अल्टीमेटम दिया है। और ऐसा लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी सपोर्ट इजराइल के पक्ष में होगी अनकंडीशनल, जबकि बाइडन थे वो डिफेंसिव थे इजराइल को देख के। मगर ये इजराइल को खुली छूट देंगे और वेपन देंगे, हथियार देंगे। और क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं एक जिन्होंने अपनी एम्बेसी को भी एक प्रकार से टेलवीव से जेरूसलम के अंदर भेजा था, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो फुल फ्लैश सपोर्ट देंगे और कहीं ना कहीं हमास जो है, हो सकता है कि उनके 20 जनवरी के आने से पहले कोई ना कोई बातचीत हो के समझौता हो हमास और एक प्रकार से इजराइल के बीच में भी, स्पेशली होस्टेजेस को लेके ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत सख्ती से जाएंगे इनके पर। इसी प्रकार से जो अब हुआ है वो भी अच्छा हुआ है कि किस प्रकार से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है। वो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। वो क्यों किया है उसकी भी वजह है कि ईरान जो अभी तक बात कर रहा था लड़ाई की, तो फिर हिजबुल्लाह को उसने कैसे परमिशन दी कि इजराइल के साथ बातचीत करने की। मुझे लगता है कि उसको भी पता है ईरान को कि हिजबुल्लाह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वो हर तरफ से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, वो उसको इंटैक्ट रखना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की कोई ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी तक जो डिफ्यूज नहीं हुई है, डिग्रेड नहीं हुई है। तो ऐसे में वो सोचता है कि अकेला हमास लड़ेगा, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंटैक्ट रखे फ्यूचर के लिए। तो ये भी सच्चाई है। मगर ये है कि अब जो लड़ाई बंद हुई है हिजबुल्लाह और इजराइल की, वो एक प्रकार पीस ब्रोकर की थी अमेरिका ने और फ्रांस ने मिलकर इजिप्ट के साथ। तो अभी तक वो होल्ड ऑन कर रही है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऐसा लगता है कि इजराइल को बहुत ज्यादा छूट मिलेगी। ईरान को भी ये पता है, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है कि इजराइल और जो हमास है उसके बीच में भी कोई ना कोई बातचीत हो, समझौता हो और होस्टेजेस वापस आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका रवैया
ईरान के प्रति भी बहुत ज्यादा हार्श होने वाला है। इसी प्रकार से तीनों जो हमास, हिजबुल्लाह और हौती रिबल है, उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और वो इजराइल को पूरी मदद देंगे। अर्जुन, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर यहाँ पे लास्ट में अगर हम बात करना चाहें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट आई है और कहा ये जा रहा था कि इलेक्शंस करा के चले जाएंगे, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। इस वक्त के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी ठीक करनी है और भी कई दूसरे इश्यूज का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो ठीक करेंगे, उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे। क्या फ्यूचर लग रहा है आपको वहां पर बांग्लादेश में? बिल्कुल, देखो बांग्लादेश की जो स्थिति है बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश लास्ट 15 साल में एक प्रकार उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के आया था बांग्लादेश। और अगर आप देखें 1971 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वो पाकिस्तान का एक प्रकार से कमजोर कड़ी थी, उसकी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही थी। मगर लास्ट 15 साल में पाकिस्तान को के साथ मुकाबला अगर करें बांग्लादेश का, बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा था और उसकी इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही थी। उसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत से और पाकिस्तान की इंडस्ट्री से भी काफी अच्छा कर रही थी। और ऐसा लगता है कि जो बांग्लादेश है वो उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेटर होती जा रही थी। मगर जिस प्रकार से सिचुएशन हुई, शेख हसीना की गवर्नमेंट को बदला गया और उसके पीछे ये सच्चाई है कि इसमें अमेरिका का हाथ था, क्योंकि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसने मार्टिन जो आइलैंड था, सेंट मार्टिन आइलैंड, उसको चाहता था अमेरिका। अमेरिका का डीप स्टेट जो एक प्रकार नेवल बेस बनाना चाहता था इंडियन ओशन में, वो नहीं दिया। तो ऐसे में जिस प्रकार के मोहम्मद यूनुस को लेके आए और एक प्रकार एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो सिविल वार जैसी पैदा होगी बांग्लादेश की। अगर आप स्थिति देखें तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और बाकी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही हैं। उनको मारा जा रहा है, उनको परसीव किया जा रहा है कि वो अवामी लीग के साथ पक्ष में थे या अवामी लीग के वोटर थे, और उनको डाला जा रहा है कि जैसे वो शेख हसीना के सिंपथाइजर थे और उनको टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से लास्ट कुछ महीनों में उनकी प्रॉपर्टी जला दी है, काफी लोग मारे गए हैं। जो इस्कॉन के एक प्रकार से प्रीस्ट थे चिमनॉय कृष्णा दास, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए एक मॉन्क के ऊपर, और बाकी दूसरे जो प्रीस्ट है उनके ऊपर भी चार्जेस लगाए। कहने का मतलब यह है आज की तारीख में बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा जेनोसाइड हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया जा रहा है। और ये सच्चाई है कि आज सिचुएशन हाथ में नहीं है मोहम्मद यूनुस के, और ऐसा लगता है कि डीप स्टेट इसका रोल प्ले कर रही है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की डीप स्टेट ने सिलेक्ट करके भेजा था, मगर आज उनकी हाथ कंट्रोल में चीज नहीं। ये समझ नहीं आ रही क्या वो कंट्रोल कर नहीं सके या करना नहीं चाहते, ये भी बात समझ नहीं आ रही। मगर ये सच्चाई है आज की तारीख में जो बांग्लादेश की इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत नाजुक है। वहां पर माइनॉरिटीज जो हैं वो ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उनके ऊपर एक प्रकार से वायलेंस इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जला दी गई या उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई। देखो हुआ क्या है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जब बांग्लादेश भी एक प्रकार 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना था तो वहां 23% हिंदू थे। जब 1971 में ये बांग्लादेश बना तो वो घट के 14% रह चुके थे, और आज वो घट के 7% के करीब हैं। तो वो चले कहाँ गए, इसमें तो कोई शक नहीं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू जैसे कम हुए हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कम हुए हैं। क्या तो उनको मार दिया गया, क्या वो कन्वर्ट कर दिए गए, या वो भाग गए। मगर अभी तक जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब तक भी जो हिंदुओं को एक प्रकार से ये कह सकते हो आप फ्रीडम था। मगर जो अब शेख हसीना की गवर्नमेंट के जाने के बाद जिस प्रकार से वायलेंस हिंदूज पे हुआ है वो बड़ा दुख भरा है। जिस प्रकार से इस्कॉन के जो प्रीस्ट हैं उनको जेल में डाला गया, उनकी प्रॉपर्टीज को ले लिया हिंदूज की, और बाकी माइनॉरिटीज जो हैं उनके ऊपर भी एक प्रकार से वायलेंस इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में जो बांग्लादेश है वो की स्थिति बहुत खराब है।
जमात इस्लामी जो है वो बहुत सक्रिय हो रही है, जो कि एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जमात मुजाहिदीन वो भी एक प्रकार से जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। आने वाले समय में आतंकवाद बढ़ेगा, फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन जो बांग्लादेश के अंदर बढ़ेगा, माइनॉरिटी जो हैं वो बहुत ज्यादा अनसेफ फील करेंगी। और मुझे लगता नहीं कि मोहम्मद यूनस जिसको लाया गया था सिचुएशन संभालने के लिए, वो संभालने सकेंगे। क्या वो संभाल नहीं सक रहे या करना नहीं चाहते, ये तो समय ही बताएगा। मगर आज की तारीख में बांग्लादेश इज गोइंग लाइक पाकिस्तान वे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमें भी यही लगता है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है बांग्लादेश में, और उसमें डेफिनेटली जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको बात करनी चाहिए, वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस है उनके साथ। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।